में क्या रिलेशन होता है? तो हमने बताया कि एक अगर आप सेल लें तो इस सेल को जब आप दोनों इलेक्ट्रोडों को आप किसी इंस्ट्रूमेंट से जोड़ देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो यहाँ पर इस सर्किट को हम पिक्टोरियल डायग्राम के रूप में बनाया। तो सपोज करिए कि एक सेल है और एक रेजिस्टेंस बाहर कैपिटल आर, इस इंस्ट्रूमेंट को कैपिटल आर रेजिस्टेंस से कोई उपकरण यहाँ पर आप जोड़ दिए हैं इससे, और सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब इसमें करंट सपोज करिए आई एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो जो सेल इस इंस्ट्रूमेंट के दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल प्रोवाइड करता है वो इसका टर्मिनल पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पर तीनों के बीच आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ E, what is E? That is work done total by Q। तो टोटल वर्क डन यानी Q कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में यानी सेल के अंदर और बाहर प्रोवाइड करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करता है वही E होता है। तो टोटल एनर्जी W टोटल अगर सॉल्व किया जाए तो E इंटू Q मिलेगा, और Q की वैल्यू I इंटू टी होता है तो यहाँ पर I T हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी सप्लाई किया सेल जो दो जगह यूटिलाइज हो रहा है, एक एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस में और एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो उसके खुद इंटरनल रेजिस्टेंस में हो रहा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें तो इसका डेफिनेशन भी वर्क डन बाय द सेल इन द एक्सटर्नल सर्किट, इस रेजिस्टेंस में कितना उसने एनर्जी सप्लाई किया है रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को फ्लो करने के लिए। तो W एक्सटर्नल अपॉन Q होता है। तो यहाँ से W एक्सटर्नल इस बाहरी पर सर्किट में कितना एनर्जी सप्लाई किया सेल वो निकाल लीजिए। तो W की वैल्यू हो जाएगी V इंटू Q के, और Q की वैल्यू I इंटू टी रख दीजिए। तो ये जो है आपका एक्सटर्नल वर्क डन है। सेल के खुद अपने अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो जाती है। तो सेल के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है दो जगह यूटिलाइज होता है, एक एक्सटर्नल सर्किट में और एक इंटरनल सेल के अंदर। तो सेल के अंदर कितना एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, तो एनर्जी प्रोवाइड बाय सेल इन द इंटरनल सर्किट या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना खर्च हुआ, तो इसको हम W लिख करके इंटरनल अगर सिंबल दे दें तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, फार्मूला आप जानते हैं I स्क्वायर R इंटू टी के। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जितना सेल एनर्जी सप्लाई किया वो दो जगह यूज हो रहा है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो इन दोनों को ऐड कर दे तो इसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पर फाइनली आपको ये मिलेगा कि W टोटल इक्वल होना चाहिए W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल के। तो W टोटल की वैल्यू रख दीजिए EI T। यहाँ देखिए W एक्सटर्नल यहाँ से जो VI T है, और इंटरनल सेल के अंदर कितनी एनर्जी खर्च हुई I स्क्वायर RT। IT से पूरे में डिवाइड कर दीजिए तो E हो जाएगा, यहाँ V हो जाएगा और यहाँ पर I इंटू R। इट मीन्स E इक्वल V प्लस IR। ये आपका पहला रिलेशन मिलता है।
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर V की वैल्यू I इंटू कैपिटल R रख दिया जाए, यहाँ देखिए एक्सटर्नल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है तो इससे I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वाला V की वैल्यू I इंटू R हो जाएगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर I की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो E इक्वल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं V प्लस I की जगह पर V बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, E इक्वल V कॉमन ले लें तो 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R मिल जाएगा। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन सेल के बारे में मिला। तो एक इक्वेशन मिलता है इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में, करंट I के टर्म में, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के टर्म में। दोनों फार्मूले का एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए तीनों के बीच अब सेल का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सेल के बारे में जो कि आपको लर्न रखना है। नोट फर्स्ट पॉइंट, अगर सेल क्लोज सर्किट में और जब वो डिस्चार्ज हो रहा है यानी डिस्चार्जिंग के कंडीशन में, तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन में I जो है पॉजिटिव लिया जाता है, और I जब पॉजिटिव आप लेंगे तो उस केस में E इक्वल हो जाएगा V प्लस I इंटू R, ये आप यूज करेंगे। तो I पॉजिटिव लेते हैं जब डिस्चार्ज हो रहा हो, यानी सेल से जब करंट फ्लो हो रही हो, बाहर कोई आप इंस्ट्रूमेंट जोड़े हुए हैं और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस समय निकलती है तो प्लस लेते हैं। और इस समय EMF ऑफ द सेल पोटेंशियल डिफरेंस V से ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग, अगर सेल चार्ज हो रहा हो तो सेल जब चार्ज हो रहा होगा तो यहाँ पर जो सोर्स आप लगाएंगे यहाँ पर एक्सटर्नल, ये सोर्स जो इसको चार्ज कर रहा है, तो करंट प्लस से बाहर आएगी और इसमें प्लस से अंदर जा कर के बाहर निकलेगी, उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती है, ये चार्जिंग के कंडीशन में। और इस समय I निगेटिव लिया जाता है। तो चार्जिंग के केस में करंट उल्टा फ्लो होने लगती है तो I निगेटिव लेते हैं, और इस केस में फार्मूला आप यूज करेंगे E इक्वल V माइनस I इंटू R। और इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाता है EMF से, तो E लेस देन होता है किसके, V के। नेक्स्ट कंडीशन अगर देखा जाए तो दो कंडीशन में ऐसा आता है जब उसका EMF टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। थर्ड केस में इफ I इक्वल 0, I 0 मीन्स अगर कोई सेल आइसोलेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ा नहीं गया है, यानी यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट आप जोड़े हुए हैं तो इसको हटा दीजिए, हटा देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और तब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो I की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब I 0 होगा तो फार्मूला होता है E इक्वल V प्लस IR, तो V प्लस 0 यानी कि E इक्वल V हो जाएगा। तो इस केस में EMF टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। एक और कंडीशन मिलता है जब EMF टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। कब? सपोज करिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 0 हो जाए। यदि R की वैल्यू 0 हो जाए तो फार्मूला होता है E इक्वल V प्लस IR, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर जो है E की वैल्यू V के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तब भी EMF टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, और इस कंडीशन में जो सेल होगा उसको हम आइडियल सेल कहेंगे। यानी ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो वो आइडियल सेल होता है। फिफ्थ पॉइंट,
अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच, इधर आप करंट I और इधर वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज के बीच, तो हो गया क्या, फार्मूला था E इक्वल V प्लस I इंटू R। तो V को अगर y एक्सिस पर नोट किए हैं तो इसको y से रिप्लेस कर दीजिए, I R, और I को x एक्सिस पर तो I के जगह पर x रिप्लेस कर दीजिए और ये हो जाएगा E। तो y इक्वल माइनस एक्स आर प्लस ई, इस तरह का एक इक्वेशन आपको कन्वर्ट हो जाए। तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, जो आप कंपेयर करें तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ग्रेडियंट यहाँ निगेटिव आ रहा है और कांस्टेंट c की जगह पर EMF है। तो एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका ग्रेडियंट निगेटिव यानी 90 डिग्री से अधिक का एंगल बनाएगा, और इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वोल्टेज और I के बीच, तो ये आपको ग्राफ मिलेगा। इसमें यह जो पॉइंट है आपका, जहाँ पर I की वैल्यू, EMF, वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। और जहाँ पर करंट 0 हो जाती है, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम वोल्टेज जो उसका EMF के पॉइंट को बताए, तो ये EMF। तो ग्राफ में अगर ऐसे बना हुआ है तो यह जो पॉइंट y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है ये EMF को बताता है। तो V वर्सेज I के बीच ये ग्राफ आपको मिलेगा। 6 पॉइंट अगर देखें तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन किसके किसके, वोल्टेज वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R और V के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इस एक्सिस पर और इस पर V प्लॉट करें कैपिटल R, और इस पर V अगर प्लॉट करते हैं तो V और R के बीच ग्राफ प्लॉट करें, मैक्सिमम EMF E होगा 6 पॉइंट, यानी ग्राफ है बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के बीच। तो इसमें ग्राफ इस तरह से मिलता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है, और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम हो जाता है इन्फिनिटी पर जब R की वैल्यू, और कभी भी टर्मिनल वोल्टेज EMF से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए ग्राफ EMF से ऊपर नहीं जा सकता है। और ये ग्राफ आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो फार्मूला आप जानते हैं, E की वैल्यू थी कैपिटल V 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो इसमें V वर्सेज R के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसके लिए ये ग्राफ आपको मिलेगा।